हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टार्ट कर रखा। तो अब मैं वन बाई वन करके प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहा हूँ। तो आज का आप लोग हेडिंग देख पा रहे हो, स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व। आज का क्या हेडिंग है? स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व। यस, मैंने लास्ट क्लास में बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका लास्ट क्लास में बताया था बाई पिक्नोमीटर और वाटर कंटेंट बाई पिक्नोमीटर। तो मैं बोला था कि दो ही मेथड इम्पोर्टेंट, 2-3 मेथड है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। बाकी जैसे एक पढ़ा दिया ओवन ड्राइंग मेथड और एक पिक्नोमीटर मेथड। तीसरा एक मैं जब कंपैक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ा दूंगा रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। तो वाटर कंटेंट निकालने का फार्मूला जो है 3-4 मेथड हम लोग देख लेंगे। आज जो है हमारा स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व। आज ये हमारा नया हेडिंग है, स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व। ये क्या है फ्रेंड, ये कैसे आया, आज हम सब इस पे स्टडी करेंगे इसका कि एक्चुअली में ये है क्या। तो देखिए फ्रेंड, पहले तो कंसिस्टेंसी और कर्व भूल जाइए, कंसिस्टेंसी भूल जाइए। अभी सबसे पहले तो आपको स्लोप समझना पड़ेगा। स्लोप क्या चीज़ है? ठीक है, स्लोप क्या चीज़ है पहले तो आपको ये समझना होगा, उसके बाद तो स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व समझ पाओगे। नहीं तो अगर आपको स्लोप ही नहीं पता तो फिर आप सॉइल मैकेनिक्स का चीज़ क्या समझ पाओगे। स्लोप जो है बेसिक ऑफ मैथ, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो वो है स्लोप चैप्टर, उसमें हम लोग आज पहले बेसिक्स ऑफ स्लोप देखेंगे। स्लोप क्या है, कैसे बनता है, उसके बाद हम लोग स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व पे बात करेंगे। तो आप लोग फ्रेंड, और एक बात है, और ये जितना भी प्रॉपर्टी है सॉइल प्रॉपर्टी, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। सो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से समझें। ठीक है, तो हम पहले स्लोप पे बात करेंगे। कंसिस्टेंसी तो बात की बात है, पहले हम बेसिक ऑफ स्लोप जानेंगे। हम लोग स्लोप किसको कहते हैं फ्रेंड? आप लोग पढ़ा होगा 10th क्लास में, उससे पहले आप लोग 8th क्लास में पढ़ा होगा। दिस कॉल एक्स एक्सिस, दिस कॉल वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमको स्लोप बताना है। ठीक है ना, मान लीजिए कि किसी दो पॉइंट के बीच का अगर स्लोप बताना है, जैसे ये हो गया, एक लाइन हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन हो गया, तो अब ये कितना स्लोप पे खींचा गया है ये हमको पता करना है। ठीक है, स्लोप पे खींचा गया है ये पता करना है। तो एक कैसे पता करेंगे? हमारा यहाँ पे दो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है x2 y2। ठीक है, तो हम लोग स्लोप क्या कहते हैं फ्रेंड, स्लोप किसको कहते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, स्लोप हम लोग किसको कहते हैं फ्रेंड? स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, कहीं कहीं एम भी बोलते हैं उसको। टेन थीटा इक्वल टू एम इक्वल टू चेंज इन वाई डायरेक्शन अपॉन में चेंज इन एक्स डायरेक्शन। यस, दिस कॉल्ड स्लोप। थोड़ा देखते जाइए फ्रेंड, बेसिक्स है, क्योंकि मैं नहीं चाहता फ्रेंड कि सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा दूं और आपको बेसिक्स जो फिजिक्स या मैथ आते हैं उसको अगर एक्सप्लेन नहीं किया और किसी बंदे को ये
क्लियर नहीं है फिर डायरेक्टली मैं लिख दूंगा तो फिर समझिए कि सॉइल मैकेनिक्स आपका जहाँ पे था वहीं पे रुका रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ना। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, यूट्यूब पे और भी चल रहा है लेक्चर बहुत लोग का। तो लोग क्या करते हैं, मैं देखा हूँ डायरेक्ट उठाते हैं चीज़ों को, हाँ भाई स्लोप कंसिस्टेंसी कर दिस 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 बाई दिस हो गया। अरे भाई वो तो बुक में भी लिखा हुआ है, वो तो आईएस कोड में भी लिखा हुआ है, आपने क्या तीर मार दी। आप ऐसा करो ना कि जो बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मुझे पता है कि बच्चों को समझने में कहाँ दिक्कत होता है। बच्चे ना ये जब 8 क्लास 10th क्लास में जब स्लोप वाला चैप्टर चल रहा होगा तो बच्चा समझा नहीं होगा, तो नहीं समझा होगा, और अभी उसको स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व समझने के लिए बोला जाए कैसे समझेगा, उसको बेसिक मैथ ही नहीं पता है, तो ये सॉइल मैकेनिक्स का चीज़ जो है कैसे समझ पाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड कि पहले जहाँ पे बेसिक्स है मैं उस बेसिक्स को भी कवर कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि मेरा क्लास एक बार सॉइल मैकेनिक्स आप लोग देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो आइए हम स्लोप किसको कहेंगे फ्रेंड, टेन थीटा या एम से भी कभी कभी डिनोट करते हैं, इक्वल टू चेंज इन वाई डायरेक्शन अपॉन में चेंज इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज नोन एज स्लोप। और कहीं कहीं हम लोग राइज बाई, ठीक है ना, इसको राइज बाई रन भी लिखते हैं। अभी राइज बाई रन क्यों लिखा है फ्रेंड, ये जब आप हाईवे में जब जाओगे ना, हाईवे इंजीनियरिंग जब पढ़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वहाँ पे मैं राइज बाई रन का मतलब बताऊंगा। ये अपने आप में सारा मीनिंग रख रहा है। चेंज इन वाई डायरेक्शन अपन चेंज एक्स डायरेक्शन, ये भी एक मीनिंग है, ये भी ज़रूरत आता है। और राइज और इन रन, ये भी एक जगह पे ज़रूरत आएगा। ठीक है, तो अभी तो आप बस सिस्टेमेटिक तरीके से आप देखते जाओ फ्रेंड, पहले आप स्लोप समझ लो, फिर हम स्लोप कंसिस्टेंसी ऑफ कर्व पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या किया फ्रेंड कि टेन थीटा इक्वल टू हमको पता है कि चेंज इन वाई डायरेक्शन अपन में चेंज इन एक्स डायरेक्शन। तो अब मुझे स्लोप, दो पॉइंट के बीच का स्लोप पता करना है। ठीक है, गलत हो गया, सॉरी, ऐसे ये एकदम ये हॉरिजॉन्टल है फ्रेंड, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो गया। फिर से मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो गया। हम ऐसा फिगर है फ्रेंड, फिगर दिख रहा है ना, ये ऐसा है और ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर आएंगे, ये x हो गया और ये y हो गया, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2/2। अभी एक दो पॉइंट के बीच में, एक लाइन पे दो पॉइंट का बीच का स्लोप जो है हमको बताना है। ठीक है ना, यहाँ पे भी x1 हो गया और यहाँ पे x2 हो गया। ठीक है, समझ पाए कैसे लिखा है x2/2 x1/2, क्योंकि अगर यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे भी तो x1 है, और अगर इस डायरेक्शन पे यहाँ पे y2 है तो यहाँ पे भी y2 है। ठीक है ना, तो वहाँ से मैं लिख दिया। तो अब देख लीजिए फ्रेंड, अब जो मैं बोला कि टेन थीटा इक्वल टू चेंज इन वाई डायरेक्शन अपॉन में चेंज इन एक्स डायरेक्शन, ये मैं बोला हूँ। ठीक है ना, तो अब आप आ जाइए कि चेंज इन, अगर वाई डायरेक्शन में बोलता हूँ, चेंज इन वाई डायरेक्शन, दो पॉइंट के बीच का, तो हम क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू या फिर एम इक्वल टू चेंज इन वाई डायरेक्शन अपॉन में चेंज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू, क्या आप बोल सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ऐसा आप बोल सकते हो क्या? ऐसा आप पढ़ा है क्या कहीं पे? यस, पढ़ा होगा 10th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री में ये था। ठीक है,
y2, ये वाला देखिए y2 माइनस y1, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चेंज हो, जैसे यहाँ पे y1 था, यहाँ पे y1 था, ठीक है ना, और यहाँ पे y2 है। अभी ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना चेंजिंग है y डायरेक्शन के उसमें, तो हम कैसे निकालते हैं चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब मान लीजिए ये ऐसे है फ्रेंड, ये हमारा इनिशियल 0 था, ऐसे समझिए, दिख पा रहा है आपको, और ये आ गया 5, ठीक है, एक्स डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। तो अब हम ये पॉइंट हमारा 1 है, ये पॉइंट हमारा 2 है, तो हम अभी चेंज इन एक्स डायरेक्शन अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 5 माइनस में 0 अपन में 5, यही तो हमारा चेंज होता है ना, यही तो चेंज होता है ना, कि पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या चेंज हुआ है, तो y2 x2 माइनस में x1, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 5 था, तो 5 माइनस 0 मतलब 5 का चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ तक में क्या हो गया चेंज, 5 का। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारा अब स्लोप जो हो गया, क्या हो गया फ्रेंड, y2 माइनस y1, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, दो पॉइंट के बीच का अगर हम स्लोप बता रहे हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन में हो गया x2 माइनस x1, और ये हमारा स्लोप हो गया tan थीटा। थीटा इसको कह सकते हैं, थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, तो ये थीटा कह सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू तो वही तो हो जाएगा ना, y1 अपन चेंज, ये हमारा स्लोप हो गया फ्रेंड। तो अब आप लोग को स्लोप समझ में आया, स्लोप क्या होता है। अब देखिए, अब ये तो बहुत बेसिक हो गया, अभी हम नॉर्मल आपको एक फिगर से स्लोप समझा देते हैं, आप लोग जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। अभी ये देख लीजिए फ्रेंड, हम एक ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं, ये तो सब जानते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये सबको पता है ना, ये 90 डिग्री होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है, और ये थीटा होता है, ये सबको पता है, ठीक है। और ये एच होता है, ये पता है आप लोग को, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्लोप अगर लिखना चाहें कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हॉरिजॉन्टल से ये लाइन जो है कितना दूर है, मतलब कितना स्लोप पे है, तो क्या मैं tan थीटा इक्वल टू ऐसा पढ़ा है, p/b लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, इसी से तो आया फ्रेंड। ये हाइपोटेनस जो ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूफ हुआ, स्लोप से ही तो प्रूफ हो गया ना। अभी जो मैं ये स्लोप बताया कि किसी दो पॉइंट का बीच का हम लोग कैसे निकालेंगे, चेंज इन वाई डायरेक्शन, उनमें चेंज इन एक्स डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जो ये डायरेक्टली p/b लिख देता है, वो कैसे लिख देता है, एक पॉइंट यहाँ है 0 0, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी हो कोऑर्डिनेट होगा। तो दिस माइनस दिस, यहाँ पे मान लीजिए कि P2 है, ठीक है, यहाँ पे P1 है, ऐसे मान के चले, ठीक है ना, और यहाँ पे B1 है, और यहाँ पे क्या है, B2 है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो अब क्या ये p/b को लिख सकते हैं, ये P2 माइनस P1 अपॉन में B2 माइनस B1, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन परपेंडिकुलर अपॉन में चेंज इन बेस। यहीं से तो आया, इसी स्लोप से तो हम ये लिख पा रहे हैं फ्रेंड, m इक्वल टू
दिस इज कॉल्ड आवर स्लोप फ्रेंड। अब मुझे नहीं लगता है कि स्लोप समझने में किसी को दिक्कत हुआ हो। स्लोप सिंपली क्या है फ्रेंड, इस हॉरिजॉन्टल से ये लाइन कितना एंगल पे है, बस वही हम पता करते हैं। दिस इज कॉल्ड आवर स्लोप, ठीक है ना। अब आ जाइए आगे बढ़ेंगे। स्लोप बता दिया मैं। अब हम लोग का मेन टॉपिक आ गया स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व्स। एक हमारा साइंटिस्ट थे अटरबर्ग साहब, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि सॉइल का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी पे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉज देके एक कर्व का निर्माण किया, ठीक है ना। उस कर्व को हम लोग बोला है स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व। उन्होंने क्या किया था कि एक्स एक्सिस पे लॉगरिथमिक को रखा और वाई एक्सिस पे आपका ब्लोच को रखा, ठीक है। या वाइस वर्सा हो सकता है, कहीं कहीं आप वाई एक्सिस पे सुने देख लेंगे या कहीं कहीं एक्स, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस ये बता दे रहा हूँ कि कैसे उन्होंने रखा था, ठीक है। और उससे जो है एक फ्लो कर्व निकाला था। उस कर्व को हम लोग बोलते हैं स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे कर्व मैं एक बना के लाया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन लिखा भी हुआ है। ये एक लाइन है लेकिन बहुत काम का चीज़ है फ्रेंड। लिखा हुआ है, आप लोग स्लोप तो समझ गए ना, कि किसी भी लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल मापने की क्षमता को हम लोग स्लोप बोलते हैं। किसी भी लाइन का स्लोप, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग समझ नहीं पाए हो। ये जो है ना स्लोप, ये लाइन जा रहा है, ये कितना एंगल पे जा रहा है, बस ये निकालने के लिए हम लोग tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस पी बाई बी कर देते हैं। वही तो हमारा थीटा दे देगा, tan इनवर्स पी बाई बी दे देगा, वही तो थीटा पता हो जाएगा। दिस कॉल आवर स्लोप ना। मुझे लगता है आप समझ गए हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं 3 फेज डायग्राम पे। यस, अब फिर से 3 फेज डायग्राम एंट्री कर रहा है फ्रेंड। मैं बोला था कहीं भी मैं पढ़ाऊँगा 3 फेज डायग्राम आपका कहीं नहीं जाने वाला है। अब आपको यहाँ पे 3 फेज डायग्राम दिख पा रहा है क्या? नहीं दिख पा रहा होगा, मैं दिखाता हूँ 3 फेज डायग्राम। सॉलिड, वाटर, एयर, ठीक है। अब आप देख लीजिए फ्रेंड कि 3 फेज डायग्राम को हम 2 फेज डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको तो पता है। दिस कॉल्ड सॉलिड और दिस कॉल्ड वाटर। सैचुरेशन का केस हो गया, 2 फेज डायग्राम आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड, जो सॉइल सॉलिड हम लोग हमेशा से बेसिक से जो पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला, क्या यही आपको दिख पा रहा है क्या? सॉइल सॉलिड, यहाँ तक सेमी सॉलिड भी है, ये मतलब सॉइल में ही आ गया। यहाँ तक आपको सॉइल सॉलिड दिख पा रहा है क्या? यस, ये जो है 2 फेज डायग्राम का एग्जाम्पल है। सॉलिड जो है यहाँ तक है, उसके बाद लिक्विड और प्लास्टिक वाटर में आ जाएंगे, ठीक है ना। लिक्विड और प्लास्टिक मतलब 2 फेज डायग्राम का यहाँ पे आपको सीन जो है देखने को मिलेगा। तो हमने बोला था कि 3 फेज और 2 फेज ऑलवेज हर प्रॉपर्टी में आएगा, हर जगह पे आएगा। तो आपको यहाँ पे 2 फेज दिख गया, वाटर प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड मतलब वही लिक्विड मतलब वाटर हो गया। तो अभी 3 फेज पे ज़्यादा हमारा फोकस नहीं है, मैं दिखा दिया, क्योंकि मैं बोला था कि हर प्रॉपर्टीज में हमारा 3 फेज डायग्राम या 2 फेज डायग्राम आता है, उसके लिए मैं आपको दिखाया, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड। जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ क्या ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड?
ये तो आपको पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, 10th क्लास से पढ़े होंगे, अच्छे अच्छे सबका ज्ञान होता है। 10th में लोग तो टॉप कर जाते हैं एक्स वाई लिख के। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इतना तो सब जानते हैं मुझे लगता है। इसके बाद जो है 10th का स्टूडेंट बाकी कुछ नहीं जानता, ठीक है, जानते हैं, सारे स्टूडेंट का बात नहीं कर रहा, कुछ स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ कि बस इतना ही जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। उसके बाद आगे का क्या सिनारियो है, स्लोप क्या है, चेंज इन एक्स डायरेक्शन क्या है, चेंज इन वाई डायरेक्शन क्या है, ये उन लोग का ना माइंड से निकल जाता है कुछ स्टूडेंट के। इसीलिए मैं यहाँ पे फ्रेंड ये आपको स्लोप पहले बताया कि यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे x1 y1, और ये हो गया चेंज इन y, और ये हो गया चेंज इन x, और ये हमारा हो गया थीटा, और दिस इज कॉल्ड आवर स्लोप tan थीटा, और m इक्वल टू चेंज इन y डायरेक्शन अपन में चेंज इन, ये अब ये लास्ट बार आप लोग को बता दिया, ये हो गया, ठीक है। इस चीज़ को मैं 2-3 बार एक्सप्लेन इसलिए किया फ्रेंड कि यही अभी आपको आगे स्लोप और कंसिस्टेंसी में पढ़ना है, और ये जिस बंदा को बेसिक नहीं है तो सॉइल मैकेनिक्स तो भूल जाओ फ्रेंड। अगर जिस बंदा को ये स्लोप चैप्टर कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है, तो बंदा सॉइल मैकेनिक्स तो भूल जाओ, फिर तो आप अपना ऐसे ऐसे करो, कुछ भी करो, लाओ इधर उधर करो, ढीले सब चलेगा। तो आइए अब एक लाइन हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने बता दिया स्लोप क्या है। अब कंसिस्टेंसी पे आते, कंसिस्टेंसी क्या है फ्रेंड, जैसे ये सॉइल मैकेनिक्स में थोड़ा आगे हम हटते हैं, सॉइल मैकेनिक्स से हटके एक बात बोलते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ, आप सुने होंगे सीमेंट, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। अब ऐसा सुने होंगे, अगर आप सिविल इंजीनियर ऑलरेडी हो या भी पढ़ भी रहे हो तो अब तक तो कंसिस्टेंसी आप सुन लिए होंगे, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पे बात करते हैं, तब हम सॉइल पे आएंगे, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं फ्रेंड, हमारा जो सीमेंट जो है वो सीमेंट तो पाउडर फॉर्म में होता है फ्रेंड। अभी उस सीमेंट का कंसिस्टेंसी कितना परसेंट है, ये एक हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। ऐसा मोल्ड होता है, उससे हम लोग लिक्विड इनिशियल एंड फाइनल से पहले एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का अपरेटस जो है करके देखते हैं कि इस सीमेंट का कंसिस्टेंसी मतलब एडिंग ऑफ वाटर इन सीमेंट विथ द लिमिट ऑफ वाटर ऐड करने का, उसका कि ये सीमेंट कितना वाटर ले पाएगा एक पेस्ट बनने के लिए, स्टीप पेस्ट, ताकि फ्लो ना हो जाए, फ्लो से पहले सीमेंट कितना पानी ले पाएगा, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। आप समझ पाए, नहीं समझ पाए, ठीक है। जैसे सेकेंड एग्जांपल, हम लोग आटा गूंथते हैं फ्रेंड, किचन में हर लोग देखा होगा आपकी मम्मी आटा गूंथती है। तो आटा गूंथने में अभी आटा का क्या कंसिस्टेंसी है ये मम्मी को पता होता है, पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी भी है तो इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़ी, लेकिन उसको इतना पता है कि हम 1 kg आटा लिया है तो इसमें 250 ग्राम पानी डालेगा तो हमारा रोटी जो है, और जो आटा जो है गूंथने के बाद रोटी बनने लायक हो जाएगा। अगर उसको ये पता ना हो कंसिस्टेंसी ऑफ ये आटा, तो वो क्या करेगी, 1 kg सीमेंट में आधा kg पानी डाल दी। तो अब वो बताओ फ्रेंड, वो क्या आटा जो गूथा हुआ आटा जो होगा वो क्या रोटी बनने लायक रहेगा, वो तो फ्लो कर जाएगा, वो दहने लगेगा।
कीचड़ जैसा हो जाएगा आटा। अभी उससे रोटी तो बनेगा नहीं, हलवा जैसा हो जाएगा, फिर सैलरी जैसा हो जाएगा। फिर तो यही कंसिस्टेंसी क्या है कि ड्यूरिंग फ्लो ऑफ एनी, फ्लो से पहले, बिफोर फ्लो, फ्लो होने से पहले जो हमारा सीमेंट पानी ले सकता है एक अपना रिएक्शन के लिए, अपना पेस्ट के लिए, दिस कॉल्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। आटा फ्लो से पहले जितना हमको आटा लोइया रोटी बनने के लिए आटा में पानी चाहिए उतना पानी वो ले सकता है, दिस कॉल्ड कंसिस्टेंसी ऑफ आटा। और इन द सेम वे कहें कि हमारा सॉइल जितना पानी ले सकता है, मैं बोला था कि फ्रेंड हमारा 3 फेज डायग्राम में पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होता है, बट फुल्ली सैचुरेटेड के केस में एयर सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं, मैं बोला था। तो हमारा वाटर जो है पूरा ले लेता है सॉइल। अब सॉइल वाटर सैचुरेटेड तो हो गया, बट कितना वो ले सकता है फुल्ली सैचुरेट होने के लिए एक तो लिमिट होगा, वही दिस इज कॉल्ड ए कंसिस्टेंसी लिमिट। अब ऐसा तो नहीं है ना फ्रेंड कि आप एक सॉइल लाए, ये एक सूखा सॉइल लाए, इसमें पानी डाले ही जा रहे हो तो ये क्या सॉइल रहेगा क्या? ये तो फ्लो होने लगेगा। तो फ्लो होने लगेगा तो फ्लो होने से पहले फॉर सैचुरेशन, फुल्ली सैचुरेशन, एक हम लोग लिमिट लगा देते हैं कि भैया ये जो सॉइल है इतना पानी लेने के बाद ये फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ए कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल। आप समझ गए मैं क्या बोला? या फिर कंसिस्टेंसी समझाने के लिए आटा का भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं आप लोग। थोड़ा आटा लेता हूं, गूंथ के दिखाता हूं ना, क्या आप लोग समझ पा रहे हो? मतलब ये समझ लीजिए कि वो आटा का जो एग्जांपल दिया, वो आटा रोटी बनने लायक जितना पानी ले सकता है, मम्मी को पता है, वही कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ आटा है। फ्लो नहीं होना चाहिए फ्रेंड, फ्लो नहीं होना चाहिए। वो सॉइल जितना पानी सह सकता है वही कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल हो गया। ठीक है, आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी पे बात किया, थोड़ा 5 मिनट ले लिया, कोई बात नहीं है। लेक्चर जहाँ पे लंबा हो रहा है फ्रेंड, तो समझिए कि लंबा है लेक्चर, ज़रूरत है यहाँ पे लंबा करने का। नहीं तो फ्रेंड अगर मैं लेक्चर लंबा नहीं करूँगा तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया। अभी मैं 2 चीज़ समझा दिया आपको, एक तो स्लोप समझा दिया जो कि बेसिक, अब कंसिस्टेंसी समझा दिया कि कोई भी चीज़ जैसे सीमेंट फ्लो होने से पहले कितना पानी ले सकता है, दिस कॉल्ड कंसिस्टेंसी लिमिट। सॉइल फ्लो होने से पहले कितना, सैचुरेशन के लिए मैं बोला था ना, फुल्ली सैचुरेशन के लिए कितना पानी लेके सॉइल सह सकता है ताकि वो फ्लो ना हो, दहे नहीं, दिस कॉल्ड आवर कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल। ठीक, अब आ जाइए, अब ये कंसिस्टेंसी समझ लिए और स्लोप भी समझ लिए, तो अब आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जो लेक्चर लंबा होना होगा वो होगा ही, जो लेक्चर छोटा होना है, जैसे मैं लास्ट क्लास में 16 मिनट का बनाया था, वो उतना से ज़्यादा था ही नहीं उसमें टाइम देना टाइम बेकार है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा फ्रेंड। सो डोंट वरी, आराम आराम से आप लोग देखते जाओ, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। ठीक, अभी तो स्टार्ट किया हूँ स्लोप कंसिस्टेंसी। तो अब एक लाइन लिखा हुआ है फ्रेंड कि स्लोप ऑफ कंसिस्टेंसी कर्व इज कांस्टेंट। फिर से, स्लोप ऑफ कंसिस्टेंसी कर्व इज कांस्टेंट, यस। और ये हमारा कंसिस्टेंसी कर्व है और इसका स्लोप जो है कह रहा है कि कांस्टेंट है। अब वो कैसे कांस्टेंट है फ्रेंड, वो देखेंगे, वही तो देखने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना स्लोप कंसिस्टेंसी। बट इतना ये बंदा कह दिया कि स्लोप जो है इस कंसिस्टेंसी कर्व का कांस्टेंट है। अभी कांस्टेंट कैसे है वो आगे देखेंगे। आ जाइए, 1 बाय 1 करके सारा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड, इसलिए आपको
टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते जाना है, आपका सॉइल मैकेनिक्स पक्का हो जाएगा, मैं तो इतना कहूँगा। ओके, अब ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, दिस कॉल वाई एक्सिस। अब आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पे हम वाटर कंटेंट दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा, वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट क्या है ये तो यहाँ बताने का ज़रूरत नहीं है, वाटर कंटेंट पे तो मैं बहुत लेक्चर ले रखा हूँ। और ये है हमारा वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट। ओके, ये हमारा सॉइल सॉलिड है, उससे सॉलिड के लगे लगे सेमी सॉलिड होगा। सेमी सॉलिड कहने का मतलब फ्रेंड, ये आधा सॉलिड है और आधा प्लास्टिक है। प्लास्टिक कहने का मतलब लचीला, ठीक है। सॉलिड कहने का मतलब एकदम, आपको एग्जांपल देता हूँ सॉलिड का। सॉलिड जैसे बोल सकते हैं आप फ्रेंड, एक एग्रीगेट, नहीं एग्रीगेट नहीं, हाँ, एग्जाम्पल ऑफ ये कोई भी सॉलिड, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड हो, ऐसा एकदम सॉलिड हो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड काड़ा है, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, दिस कॉल्ड सॉलिड। बट प्लास्टिक, इसको थोड़ा हम ऐसे कर सकते हैं, लचीला जो चीज़ होता है वो प्लास्टिक हो जाता है। बट सॉलिड जो चीज़ है ना, ये देखिए, ये पेन सॉलिड है, इसको मैं क्या कुछ ऐसा ऐसा कर सकता हूँ का, तो दिस कॉल एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड पोर्शन, इसको हम ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन दिस कॉल एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, इसको थोड़ा हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, लचीला जो होता है प्लास्टिक। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट लिया हूँ, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम लिया हूँ, और यहाँ पे डब्ल्यू एस मीन्स दैट श्रिंकेज लिमिट, WP means the plastic limit, WL means that liquid limit। यस, अब 3 फेज के पास आपको फिर से ले चलूँगा, 3 फेज नहीं 2 फेज, ठीक, 2 फेज पे ले चलूँगा। अब आप ये देखो फ्रेंड, यहाँ पे सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड। आपको क्या लगता है फ्रेंड, ये जो चीज़ मैं बार बार जो 3 फेज या 2 फेज दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे सॉलिड सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पे वाटर लिख देता हूँ, आपको क्या लगता है ये सॉलिड जो है, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या पूरा सॉलिड है और फिर तुरंत यहाँ से वाटर स्टार्ट हो गए? नहीं फ्रेंड, अब मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे नहीं बता पाया। ये कुछ जो लेयर होते हैं ना फ्रेंड, यहाँ पे सॉलिड के बाद ये जो लेयर होते हैं ना, इसमें थोड़ा सॉलिड थोड़ा वाटर, थोड़ा सॉलिड थोड़ा वाटर, ठीक है। तो सॉलिड के जस्ट कुछ दूर जो है तो सेमी सॉलिड, वाटर भी है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड का जो परसेंटेज ज़्यादा है, दिस कॉल्ड सेमी सॉलिड, ठीक है। उससे ऊपर उठेंगे तो सॉलिड तो है, लेकिन वाटर और सॉलिड का परसेंटेज जो है दोनों 50-50 के आसपास आ जाते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्लास्टिक, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो हम आएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है अब जो परसेंटेज ऑफ वाटर जो है ना, परसेंटेज ऑफ वाटर पूरा 100% हो गया, तो अब हम इसको बोलते हैं लिक्विड। तो ये जो हाइड वाला जो चीज़ हो गया फ्रेंड, आप लोग शायद समझ पाए होंगे, ये हाइड वाला जो चीज़ है ना, हम लोग यहाँ पे 2 फेज में नहीं दिखा था, सीधा सॉलिड और वाटर बोल देता है यहाँ से, लेकिन नहीं फ्रेंड, अब यहाँ पे चूँकि दिखाना ज़रूरी है, इसीलिए मैं दिखाया कि ये एक थिन लेयर जो होता है, हाइड थिन लेयर, दिस इज कॉल्ड आवर सेमी सॉलिड और प्लास्टिक। लेकिन हम लोग सीधा यहाँ पे 2 फेज में सॉलिड और लिक्विड का बात करते हैं, वाटर का। समझ गए ना? अब आप लोग समझ गए होंगे 2 फेज से। ओके, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए लेक्चर लंबा हो रहा है, होने दीजिए मुझे, डोंट वरी, मैं चिंता भी नहीं कर रहा हूँ कि लंबा लेक्चर होगा, बच्चे देखेंगे नहीं देखेंगे, ना देखें, हमारा पढ़ाना काम है, मैं पढ़ा दूँगा, जिसको अच्छा लगेगा एक न एक दिन बच्चे देखेंगे ज़रूर, ठीक है।
तो अब आपको 3 फेज़ 2 फेज़ यहाँ पे दिखा कि यहाँ से यहाँ तक लेके आप मान के चलिए कि सॉलिड वाला पोर्शन है और यहाँ से पानी वाटर। तो ये जो पोर्शन हो गया दिस कॉल सॉलिड और दिस कॉल वाटर, मतलब 2 फेज़ दिख गया आपको, दिख गया ना। इसीलिए बोलता हूँ कि हर जगह 2 फेज़ और 3 फेज़ आएंगे फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइन जो ये बोला गया है बहुत ही अच्छा सब, अब ये तो समझ गए श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, यहाँ पे भी दिखा दिया हूँ, लिख दिया हूँ। VD, VP, VL, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट लिक्विड लिमिट। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे लिक्विड लिमिट है उसका अगेंस्ट का ये वॉल्यूम है। ये WP क्या है? वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक लिमिट अगेंस्ट ऑफ प्लास्टिक लिमिट। ये वॉल्यूम जो है अगेंस्ट ऑफ प्लास्टिक लिमिट है, और ये जो है वॉल्यूम जो है अगेंस्ट ऑफ श्रिंकेज लिमिट। इसको VD को हम लोग SR भी लिखते हैं, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे हम फ्रेंड। डोंट वरी, लेक्चर लंबा होने दीजिए, मुझे चिंता नहीं है, आप लोग भी चिंता मत करो। बहुत अच्छा। स्लोप ऑफ कंसिस्टेंसी कर्व इज कांस्टेंट। वो कैसे कांस्टेंट हो गया फ्रेंड? अब ये आ जाइए, यहाँ पे देखने को मिलेगा अब आपको। यस, हम अभी बताए हैं कि मान लिए कि ये कर्व आपको यहाँ से अगर जाता हुआ दिख जाए, ये लाइन, इमेजिन कीजिए कि ये लाइन यहाँ से जा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? तो थीटा एंगल बना रहा है। अब इस चीज़ को हम लिखने के लिए क्या लिखते हैं? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू चेंज इन y डायरेक्शन y2 माइनस y1। ठीक है, अभी हम तो दिखाया ना यही चीज़ पे, इसीलिए तो इतना बात कर रहा था मैं, इसीलिए तो इतना बात किया फ्रेंड, ये वाला कि tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 चेंज इन y डायरेक्शन अपॉन में x2 माइनस x1 चेंज इन x डायरेक्शन। तो अब आ जाइए यहाँ पे, उसी से हम बोल देंगे जिस प्रकार से हम आपको बेसिक पढ़ाया है, उसी से tan थीटा इक्वल टू, मान लीजिए कि यहाँ का हम बोल रहे हैं, यहाँ का। ठीक है, और ये जो है लाइन, इमेजिन कीजिए कि ये एकदम जीरो स्लोप से यहाँ से आया है, तो ये y2 यहाँ पे है। ठीक है, y2 यहाँ पे है और y1 यहाँ पे है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इस लाइन का, ये 2 पॉइंट का अगर हम स्लोप लिखना चाहें यहाँ और यहाँ का, तो क्या हम लिख सकते हैं कि y2 माइनस y1? ऐसे आप समझिए ना कि यहाँ y1 यहाँ हो गया और यहाँ पे y2 हो गया, तो ये चेंज इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये वाला ये ट्रायंगल दिख रहा है ना ये, और यहाँ पे अगर x1 है और यहाँ पे x2 है, तो क्या x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 चेंज इन x डायरेक्शन दे देगा ये वाला, और ये वाला दे देगा चेंज इन y डायरेक्शन दे देगा। इतना तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड। तो सेम उसी प्रकार से क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर ये y डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है, दिख पा रहा है ना, ये y डायरेक्शन में है, तो अगर हम इसको y2 मान लिया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को y1 मान लिया, तो क्या मैं y2 के जगह पे, आपको दिख पा रहा है क्या, y2 के जगह पे VL लिख सकता है क्या? नहीं दिखा पा रहा हूँ फ्रेंड। इसको हम y2 मान लिया और इसको y1 मान लिया, तो ये यहाँ पे y2 के जगह पे VL और y1 के जगह पे VP, ऐसा लिख सकता है? यस, लिख सकता है। अपॉन में
x2 इसको मान लिया हम WL को, और x1 इसको मान लिया हम WP को, तो क्या मैं x2 माइनस x1 लिख सकते हैं? यस, दिस इज कॉल्ड आवर स्लोप ऑफ कंसिस्टेंसी कर्व, ठीक है ना। अब वो कांस्टेंट कैसे हो गया, ये लिखा है ना कि स्लोप ऑफ कंसिस्टेंसी कर्व इज कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट हो गया? यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है इन y2 डायरेक्शन, यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है y2 डायरेक्शन, और यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है x डायरेक्शन में, वो सेम एज यहाँ से यहाँ तक का चेंज हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का चेंज हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? कि अब देख लीजिए VL कांस्टेंट कैसे प्रूव किया हूँ कि ये जो चेंज है यहाँ VL, और मैं लिखा था ना कि यहाँ पे VD को मैं लिख सकता हूँ VSR, श्रिंकेज लिमिट, वॉल्यूम कहाँ का है? श्रिंकेज लिमिट का, और अपॉन में WL माइनस WP, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर इसको हम क्या लिख दिया, आगे चलेंगे। कहने का मतलब ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है। चेंज इन यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, चेंज इन यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, और चेंज इन यहाँ से यहाँ तक सेम है, और यहाँ से यहाँ तक सेम है। इसीलिए तो कहा गया ना कि स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व इज कांस्टेंट। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। जैसे VP माइनस VSR या VD अपॉन में WP माइनस WSR, ये चेंज और ये चेंज सेम हो गया। और यहाँ पे ये चेंज, ये देखिए ना, ये चेंज और ये चेंज दोनों सेम हो गया, और ये चेंज यहाँ पे और ये चेंज यहाँ पे सेम हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर दोनों सेम है तो हमारा कंसिस्टेंसी कर्व इज कांस्टेंट, ऐसा कहा जा सकता है क्या? इसीलिए लिखा गया है कि स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व इज कांस्टेंट। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का लेक्चर, स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व। शायद मैं तो आप लोग को समझा पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे समझ में नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या फ्रेंड? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, बस ये इतना आपको समझना है। इसीलिए दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, ये देख लिए, दिस मतलब WP माइनस VD या VSR अपॉन में इसका अगेंस्ट में आइए WP VP माइनस VSR, ठीक है, ये वाला चेंज, WP माइनस WSR या WS, ठीक है। ये दिख ही नहीं पा रहा है आप लोग को, ये वाला, ये और ये, तो ये बराबर ये बराबर ये, दिस कांस्टेंट। अब ये स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व है फ्रेंड, जो कि कांस्टेंट होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि कांस्टेंट होता है कि नहीं, यस और नो बोलिए, तो कांस्टेंट होता है। और ये था आज का हमारा लेक्चर। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अभी स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व पे बहुत सारा प्रॉपर्टी हम धीरे धीरे 1 बाय 1 करके हम आगे ले चलेंगे। आज तो सिर्फ इंट्रो कराया हूँ कि स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका कहाँ सॉलिड पार्ट है, कहाँ लिक्विड पार्ट है, कहाँ ये प्लास्टिक पार्ट है, कैसे स्लोप कांस्टेंट हो गया, ये सब बताया मैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का प्रॉपर्टी जो है मैं लेके आऊँगा। आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। ओके बाय, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग
फिर एक और अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए कि जो भी न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं मेरा लेक्चर से, वो जो हैं, हमारा 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। ये हमारा 3rd सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। 2 सब्जेक्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा आरसीसी और सेकंड सब्जेक्ट है वेल्डिंग मटेरियल, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका। दोज हु हैव इंटरेस्टेड मस्ट वॉच थ्रू आवर चैनल। ये अनाउंसमेंट ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट। ओके फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए मैं यहाँ पे लेक्चर अपना समाप्त करता हूँ। ओके, बाय।